हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन यानी संवहन और जनरेशन यानी उद्गम कैसे होता है। ठीक है, तो अपन कहाँ से स्टार्ट होगा ये कंडक्शन। देखो जनरली क्या होता है, एक न्यूरॉन है ना, फिर नेक्स्ट दूसरा न्यूरॉन, इस तरीके से कंडक्शन इस तरीके से जाता है, यहाँ से आगे इस तरीके से न्यूरॉन्स का जो कंडक्शन जो इम्पल्सेस होती हैं वो हमेशा साइटोन से एक्सोन की तरफ, फिर नेक्स्ट दूसरा न्यूरॉन आ जाता है और इस तरीके से इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होती जाती है। तो किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से है वो हम आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ कौन होती है, एक्सोन। ठीक है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोलेमा, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा कहते हैं। इस एक्सोलेमा, ये एक्सोलेमा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जनरली किससे बनी हुई रहती है, ये फास्फोलिपिड की डबल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है इस तरीके से। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर इंट्रेंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इनमें। ये इंट्रेंसिक प्रोटीन्स है। इसी तरीके से अपन ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेल के अंदर आपने पढ़ा, तो उसमें एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो इंट्रेंसिक प्रोटीन्स होती है, ये इंट्रेंसिक प्रोटीन्स क्या करती है, एक सोडियम पोटेशियम पंप की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी, ये सोडियम पोटेशियम पंप की तरह कार्य करती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा आयन कंसंट्रेशन के जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अपोजिट कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है। तो इसमें क्या होता है कि दो पोटेशियम तो अंदर की तरफ आते हैं, कितने, 2 पोटेशियम, और 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं, 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं। तो जब 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं और 2 सोडियम अंदर की तरफ आते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये तो एक्सोलेमा, और एक्सोलेमा का अंदर ये क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF। ये क्या है, बाहर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। और ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो कैसी होती है, फास्फोलिपिड की बनी हुई डबल लेयर होती है, जिसमें क्या है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो इंट्रेंसिक प्रोटीन होती है, ये इंट्रेंसिक प्रोटीन किसकी तरह काम करती है, सोडियम पोटेशियम पंप की तरह कार्य करती है। और आपको पता होगा जब आपने जब अपने ये सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो किसके अगेंस्ट काम करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करता है ना, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कार्य करता है। जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कार्य करेगा तो नेचुरली इसमें क्या खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी, और वो किस रूप में होगी, वो ATP के रूप में होती है। किस रूप में होगी, ATP के रूप में। और ये ATP तुरंत किस में हाइड्रोलाइज जाता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्लियर है। इसके अलावा इस एक्सोलेमा में क्या प्रेजेंट, आयन चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयन चैनल, तो ये कौन सा आयन चैनल होता है, ये होता है सोडियम
और ये पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, है ना। पोटेशियम और सोडियम आयन चैनल होते हैं। आयन चैनल्स किसके अगेंस्ट हो गए? ये सांता प्रवणता के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुरूप या उसके अनुसार वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होती। और ये जो आयन चैनल हैं, ये दोनों क्या हैं? ये आयन चैनल हैं, और इन दोनों ये जो आयन चैनल होते हैं ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा, यानी विसरण की प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, और इसको इन चैनल्स को खुलने के लिए, जो सोडियम चैनल को, पोटेशियम चैनल को खुलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वोल्टेज की, है ना। तो इसीलिए इसका नाम वोल्टेज गेटेड चैनल हो जाता है, बी वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, BGC। ये दोनों क्या है? BGC यानी वोल्टेज गेटेड चैनल कहलाते हैं। क्लियर है इसको? ठीक है ना। अब ये तो जनरल क्या बताया अपन ने कि एक्सोलेमा, उस एक्सोलेमा के अंदर क्या होता है? वो खुद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई रहती है, जिसमें एक्सटेंसिक प्रोटीन और इंट्रेंसिक प्रोटीन होती है। इंट्रेंसिक प्रोटीन जो होती है उनमें से कुछ प्रोटीन क्या काम करती है? इंट्रेंसिक प्रोटीन सोडियम पोटेशियम पंप की तरह कार्य करती है, ठीक है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप उसमें से क्या होता है? जिसमें से ये हमेशा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट कार्य करता है। जब भी कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट कार्य करेगा, इट्स मीन्स उसमें क्या खर्च होगी? एनर्जी। वो एनर्जी किस रूप में हुई? ATP। और ये ATP तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाता है किसके अंदर? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस समय 3 सोडियम बाहर की तरफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाते हैं, और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर और क्या होता है? 2 आयन चैनल होते हैं, सोडियम आयन चैनल और पोटेशियम आयन चैनल। ये दोनों आयन चैनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे देखते हो ना आपकी कोई भी चीज़ जिस डायरेक्शन में सरकाते हैं उसी डायरेक्शन में सरकाते जाते हैं तो एनर्जी रिलीज वो खर्च नहीं होती। ठीक इसी अनुसार ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होती, ठीक है ना। और ये किसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। क्लियर? नाउ ये देखो, अब इसमें हमको इन चैनल्स को खोलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वोल्टेज की। इसीलिए इसको वोल्टेज गेटेड चैनल भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब जनरली जब अपन बताते हैं, देखते हैं कि बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की अधिकता होती है। कौन से आयन की? सोडियम आयन की। और अंदर यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। किसका? पोटेशियम आयन का। ठीक है। पोटेशियम यहाँ पर निगेटिव चार्ज इसलिए और होता है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और बाहर की तरफ कौन सा आयन प्रेजेंट है? सोडियम आयन। ये तो और इसीलिए कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? पोटेशियम, वो सॉरी पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि इसमें 3 स्टेज होती हैं। जब नर्व का इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, विद्युत रासायनिक प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आपका एक पूरा नीट के अकॉर्डिंग बनता है कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कौन सी प्रोसेस है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट इज रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज, रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज, ओके। सेकंड, इसको हम पोलराइजेशन स्टेज भी बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्लियर? ओके। सेकंड, डीपोलराइजेशन। मतलब एक्शन पोटेंशियल, एक्शन हुआ मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, रीपोलराइजेशन,
तो ये 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सबसे पहला अपन कौन सा पढ़ेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो देखिए इसका मतलब पोलराइजेशन, यानी इस समय ये रेस्टिंग स्टेज में, यानी इस समय कोई भी इम्पल्स इससे पास नहीं हो रही, तो उसको अपन कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब है कि इसमें किसी भी टाइप की इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं होती। ओके, तो अब इसके बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर केवल सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होता है। क्लियर? ठीक है, तो उसमें से लगातार 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आते हैं। इस समय दोनों चैनल बंद रहते हैं, लेकिन कुछ डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा कुछ सोडियम अंदर की तरफ आते हैं और कुछ पोटेशियम, ये जो पोटेशियम कुछ बाहर की तरफ जाते रहते हैं लीकी चैनल के थ्रू, है ना। लेकिन पोटेशियम की जो परमेबिलिटी होती है वो सोडियम से ज़्यादा होती है, इसलिए सोडियम क्या होता है? बाहर की तरफ, पोटेशियम जो होता है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, जिससे अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाता है? अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज रहता है? पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम क्या जा रहा है? लगातार लीकी चैनल के द्वारा बाहर जा रहा है। मतलब एक चैनल, ठीक है, यहाँ पर पहले अंदर की तरफ रेस्टिंग पोटेंशियल के समय अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस समय दोनों चैनल बंद हैं। आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहते हैं, लेकिन कुछ आयन्स इधर से उधर आते जाते रहते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लीकी चैनल के द्वारा अंदर आता रहता है, और इसी प्रकार से पोटेशियम जो होता है वो लीकी चैनल के द्वारा यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, पैसिव ट्रांसमिशन के द्वारा बाहर जाता रहता है, पैसिव के द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा। लेकिन इसमें परमेबिलिटी किसकी है? चैनल दोनों बंद हैं, लेकिन कुछ लीकेज होता रहता है, हमेशा थोड़े थोड़े आते जाते रहते हैं, जिनमें से पोटेशियम की जो परमेबिलिटी होती है वो सोडियम से ज़्यादा होती है। इसलिए बाहर की तरफ जो पोटेशियम था यहाँ पर, ठीक है ना, इस एक्सोलेमा के अंदर की तरफ ये ICF है इसमें और ये ECF है। तो इसमें क्या होगा? पोटेशियम लगातार क्या है? ये ICF है। क्लियर? ये ICF है। तो यहाँ से लगातार क्या जा रहा है? पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा है। सोडियम तो कम मात्रा में अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा आ रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया? अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता जाता है। ठीक है ना? क्यों हो रहा है जनरली नेगेटिव चार्ज? अंदर नेगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसीलिए। ठीक है ना? तो इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, और इसको अपन कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज या पोलराइजेशन। इट्स मीन्स यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ? इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं होती, और इन दोनों में बाहर की तरफ जो आयन और अंदर की तरफ जो आयन है, इन दोनों में जो अंतर होता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। और जनरली जो अंदर की तरफ जो पोटेंशियल वो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ता या कम होता जाता है। तो अंदर की तरफ अभी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? -30 मिली वोल्ट से लेकर के ये -70 मिली वोल्ट तक बढ़ जाता है। क्लियर है? ठीक है ना? अब इसका मतलब आप समझे कि पोलराइजेशन का मतलब, पहला तो पोलराइजेशन का मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती। कौन सा चैनल खुलता है? केवल चैनल कोई नहीं खुलता, पोटेशियम सोडियम पंप ओपन रहता है इसमें दोनों आयन चैनल बंद रहते हैं। फिर भी कुछ आयन्स जो होते हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम आयन लीकी चैनल के द्वारा ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा बताई थी? पोटेशियम आयन की, इसलिए पोटेशियम बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। कौन ज़्यादा जा रहा है? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन लगातार बाहर जाता रहता है, किसकी बजाय? सोडियम की बजाय। तो यानी पोटेशियम की मात्रा बाहर ज़्यादा आ जाती है। तो अंदर की तरफ कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव
इसके कारण और इसके अलावा इसमें किसके कारण रहता है निगेटिव चार्ज? प्रोटीन्स के कारण, निगेटिव प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसमें निगेटिव चार्ज रहता है। अब इसके अंदर इनको हम किस में नापते हैं? मिली वोल्ट के अंदर, है ना। और ये कैसे होता है कि इन दोनों का, ये दोनों आवेश है ना, जो दोनों चार्ज हैं, है ना, दोनों आयंस का जो डिफरेंस है, उसको हम दोनों आयनों के जो डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और ये जो विभवांतर ये डिपेंड करता है अंदर कौन सा चार्ज है। अगर अंदर निगेटिव चार्ज है तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये -30 मिली वोल्ट से बढ़ते कम होते होते कितना हो जाएगा? -70 मिली वोल्ट तक हो जाता है। तो ये तो हुआ रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल स्टेज, या इसको पोलराइजेशन भी कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब कोई इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होती। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्लियर। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब है कि अब इसमें इम्पल्स ट्रांसमिट होना चालू हो गई, ठीक है। यानी इम्पल्स का ट्रांसमिशन यानी स्टिमुलेशन मिलना, है ना। स्टिमुलेशन मिलना क्या होता है? जैसे ही एक्सॉन को स्टिमुलेशन मिलते हैं, है ना, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेशन मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन के समय सोडियम पोटेशियम पंप बंद रहता है। याद रखिए, सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज रहेगा और इस समय पोटेशियम जो पंप है, एक सेकेंड, तो इस समय कौन सा पंप बंद है, खुला है? ये सोडियम पंप खुला हुआ होता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला रहता है, इसलिए यहाँ से लगातार क्या आते रहते हैं? सोडियम लगातार अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से, सॉरी, अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है, बाहर से अंदर आ जाता है। तो नेचुरली इस समय कौन सा चार्ज हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल कैसा आता है? इस समय बंद रहता है। कब? जब डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन के समय सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज, ठीक है, और कौन सा खुला हुआ है? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला हुआ रहता है तथा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद रहता है। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब खुला रहेगा तो सोडियम आयन जो बाहर की तरफ ज़्यादा थे वो अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन कहाँ है? क्या नाम है? बाहर की तरफ है। और ये डिफ्यूजन के द्वारा यानी विसरण के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। यानी यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय इसको क्या कहते हैं अपन? डीपोलराइजेशन। यानी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? अंदर वाले आयन पर। तो पहले का आयन कौन सा था? जब अपन ने रीपोलराइजेशन पढ़ा था, सॉरी पोलराइजेशन पढ़ा था, तो उस समय यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। तो वो किसने कैसे बढ़ा था? -70 मिली वोल्ट से लेकर के 30 मिली वोल्ट से लेके -70 मिली वोल्ट तक। लेकिन अब अंदर की तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो था -70 मिली वोल्ट से धीरे धीरे कैसा होता गया? -69, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 0 और 0 से फिर ये +30 मिली वोल्ट तक हो जाता है। 30 मिली वोल्ट से 45 मिली वोल्ट तक रहता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या नाम है? किसके कारण हुआ? इस एक्शन पोटेंशियल के कारण, अंदर वाले एक्शन चार्ज के कारण ये कितना मिली वोल्ट हो जाता है? +30 मिली वोल्ट से 45 मिली वोल्ट तक हो जाता है। और इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। यानी इस समय इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही थी। जब इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती है तो क्या होगा कि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिससे जो सोडियम आयंस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में थे वो तेज़ी से कहाँ आने लगते हैं? अंदर की तरफ। जिससे अंदर की तरफ क्या हो गया? इस ICF में, यहाँ पे मैंने उनको ये बता दिया, ठीक है ना, ICF में ये लगातार आने लग गए। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी को मैंने इस तरीके से बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और क्या नाम है? अंदर की तरफ। और जिससे क्या होगा? इस जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो -70 से फिर 69 या 68 ऐसे करते करते कम होता जाएगा। और फिर 0 और 0 से फिर आगे बढ़ करके +30 मिली वोल्ट से 45 मिली वोल्ट हो जाता है। क्लियर? इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इस समय
पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी क्लोज रहता है। नेक्स्ट थर्ड आया रीपोलराइजेशन। क्लियर? रीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन ये कौन सा आयन था यहाँ पे? ये कौन सा चैनल था? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, ये था। अब क्या हुआ, जब रीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन यानी पुनः अपनी अवस्था में आना, यानी इम्पल्सेस जब उसमें ट्रांसमिट नहीं होंगी, तो इसमें रीपोलराइजेशन यानी वापस रीपोलराइज होना, यानी अब इम्पल्सेस उसमें ट्रांसमिट नहीं होंगी। इस समय सोडियम पोटेशियम पंप बंद रहता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी बंद रहता है, और इस समय कौन सा चैनल खुल जाता है? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो पोटेशियम थे वो कहाँ जाने चालू हो गए? बाहर की तरफ, यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जाने लग गए, जिससे अंदर की तरफ कौन सा चार्ज हो जाएगा? अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव। ये देखिए, ये एक्सोलेमा, यहाँ से कौन से आयन जाए बाहर? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो सोडियम तो अभी कौन सा चार्ज हो जाएगा? अब इसमें वापस से निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और बाहर की तरफ वापस से कौन सा चार्ज हो जाएगा? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। कब? जब सोडियम लगातार जा रहा है यहाँ से। सोडियम कहाँ जा रहा है? सोडियम चैनल ये ओपन हो गया ना, ये चैनल जब ओपन हो गया तो ये बाहर की तरफ जाने लगेगा। क्या? पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा तो पोटेशियम लगातार बाहर की तरफ जाएगा। बाहर जाएगा तो अंदर की तरफ क्या है? प्रोटीन, निगेटिव प्रोटीन, इसलिए कौन सा चार्ज रह जाएगा? निगेटिव। तो ये जो वोल्टेज कितना था, क्या नाम, +30 मिली वोल्ट था से लेकर के कितना था? +45 मिली वोल्ट, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और फिर वापस से कितना हो जाएगा? -70 मिली वोल्ट हो जाएगा, और इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो आपको समझ में आया? डीपोलराइजेशन, सबसे पहला रेस्टिंग पोटेंशियल यानी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो इनमें देखिए, सिंपल आपको याद करने का तरीका और बता देती हूँ मैं। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, इधर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और इधर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ओके, अब जब क्या हुआ? रेस्टिंग पोटेंशियल यानी पोलराइजेशन। नंबर 1 पोलराइजेशन, ठीक है। नंबर 2 डीपोलराइजेशन, और नंबर 3 रीपोलराइजेशन। क्लियर है? तो पोलराइजेशन में क्या हुआ? ये जो पंप है ये कैसा रहेगा? ओपन, ठीक है। पोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप चालू, वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड, ये बंद, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। क्लियर है? डीपोलराइजेशन के समय, इस समय सोडियम पोटेशियम पंप बंद, ठीक है। डीपोलराइजेशन यानी इंपल्सेस ट्रांसमिट हो रही है। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज। क्लियर? आपके क्वेश्चन से इससे आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। रीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज,
और पोटेशियम वोल्टेज चैनल ओपन, जिससे रीपोलराइजेशन हो जाता है। तो ये हुआ आपका जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये एक एक्सॉन, इसी प्रकार से दूसरा एक्सॉन आगे जुड़ता जाएगा तो उस तरीके से इम्पल्सेज आगे ट्रांसमिट होती चली जाती हैं, आगे ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर। थैंक यू।